नमस्कार दोस्तों, स्टैटिक जीके के इस बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान यानी कि सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और ये सारे प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम के लिए उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जीएस के जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, जितने भी आपके पार्ट होते हैं जीएस के, सभी से प्रश्न लिए गए हैं और सभी का रिवीजन करेंगे। और आप अगर अपनी तैयारी मजबूती के साथ बढ़ाना चाहते हैं तो क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, ये कल का क्लास है, इसे आप लोग जाकर देख लीजिएगा और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, अगले क्लास की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए, आज का प्रश्न है, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्लास की ओर। कह रहा है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था। नाबार्ड की स्थापना के बारे में और नाबार्ड के बारे में कल हमने बहुत ही विस्तार से पढ़ा था, लेकिन आज भी प्रश्न आया है नाबार्ड के बारे में, रिपीट ही हुआ है, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर नाबार्ड की स्थापना की बात करें तो ये आप लोग बताएंगे कब हुआ था। नाबार्ड की स्थापना तो 22 जुलाई 1982 को हुआ था। कब हुआ था? 22 जुलाई 1982 को। और अब नाबार्ड के बारे में क्या क्या चीजें पूछ सकता है। अगर आपसे पूछे कि नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था या किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो नाबार्ड की स्थापना जो है छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। छठवीं 5 ईयर प्लान चल रही थी। ये भी पूछा गया एग्जाम में कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ है, कई बार पूछा गया। अगर आपसे पूछे कि नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां पे स्थित है, तो मुंबई में नाबार्ड की स्थापना, मुंबई में नाबार्ड बैंक का हेडक्वार्टर स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि नाबार्ड की स्थापना के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी, किस समिति के सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना हुई थी, तो आप लोग बताएंगे कि शिवरमन समिति के सिफारिश पे, शिवरमन समिति के सिफारिश पे नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक, ये इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि यहीं पे नाबार्ड की पहली महिला अध्यक्ष बताइए, नाबार्ड की अगर आपसे पूछे कि पहली महिला अध्यक्ष कौन है, जो कि ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि नाबार्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो नाबार्ड की पहली महिला अध्यक्ष के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, रंजना कुमार है। कौन है? नाबार्ड की पहली महिला अध्यक्ष का नाम है रंजना कुमार। अगर आपसे पूछे कि नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अगर आपसे पूछे कि नाबार्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो नाबार्ड बैंक के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है केवी साजी। कौन है? केवी साजी। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे नाबार्ड बैंक से। यहां से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं वो सारे प्रश्न हमने बताया। देखिए, नाबार्ड जो है इसका पूरा नाम होता है, इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि एवं विकास बैंक। इसका पूरा नाम है नाबार्ड का राष्ट्रीय कृषि एवं विकास बैंक, और ये क्या करता है? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लोन देता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था। 22 जुलाई 1982 को नाबार्ड की 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में होता है। अगर आपसे पूछे कि मुंबई में किसका हेडक्वार्टर है, तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर है। शिवरमन समिति की स्थापना, शिवरमन समिति की सिफारिश पे किस बैंक की स्थापना हुई, तो नाबार्ड की स्थापना हुई। और रंजना कुमार ये नाबार्ड की पहली महिला अध्यक्ष है। उसके बाद वर्तमान समय में अध्यक्ष केवी साजी हैं, नाबार्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष केवी साजी हैं। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सूर्य मंदिर किस राज्य में है। अगर आपसे पूछे कि सूर्य मंदिर किस राज्य में, इसे ही ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। अगर आपसे पूछे कि ब्लैक पैगोडा किस देश में है, किस राज्य में है, ब्लैक पैगोडा किस राज्य में है, इसे सूर्य मंदिर बोलते हैं, इसे कोणार्क का सूर्य मंदिर भी बोलते हैं। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछेगा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो इसे ही बोलते हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये चीजें तीनों, अगर आपसे तीनों में से कोई पूछे तो आप लोग कहां बताएंगे? उड़ीसा में स्थित है। ठीक, उड़ीसा में स्थित है। अब उड़ीसा से संबंधित जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम लोग देखते हैं। जैसे उड़ीसा में कुछ त्योहार मनाए जाते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं उड़ीसा में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि धानु यात्रा त्योहार कहां पे मनाया जाता है, धानु यात्रा त्योहार कहां पे मनाया जाता है, तो उड़ीसा में। अगर आपसे पूछे कि नुआखाई त्योहार कहां पे मनाया जाता है, नुआखाई का मतलब होता है नया चावल, और ये फसलों के लिए मनाया जाता है। नुआखाई त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि रज महोत्सव कहां पे मनाया जाता है, रज महोत्सव कहां पे मनाया जाता है, तो ये सभी उड़ीसा में मनाए जाने वाले फेस्टिवल है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे, अगर उड़ीसा के बारे में अगर आपसे पूछे कि चिल्का झील कहां पे स्थित है, कई बार पूछा गया, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, ये भी उड़ीसा में है। अगर आपसे पूछे कि हीराकुंड बांध कहां पे स्थित है, हीराकुंड बांध महानदी पे बनाया गया बांध है हीराकुंड बांध, ये भी आपके
उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि वहां पे पारादीप बंदरगाह कहां पे स्थित है, पारादीप बंदरगाह के बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये सभी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बंदरगाह को पत्तन भी बोलते हैं, तो पारादीप बंदरगाह पूछ ले तो भी आप लोग कहां पे बताएंगे, उड़ीसा में स्थित है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, इसका रिवीजन करेंगे इस प्रश्न का। देखिए, सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो सूर्य मंदिर पूछेगा तो आप लोग कहां पे बताएंगे, उड़ीसा में स्थित है, जिसे ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं, ये भी उड़ीसा में स्थित है, ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं, और कोणार्क का सूर्य मंदिर भी इसे बोलते हैं। ये सभी के सभी इसका जवाब कहां पे हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि उड़ीसा में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, तो उड़ीसा में धानु जात्रा त्योहार मनाया जाता है, नुआखाई त्योहार मनाया जाता है, उसके अलावा रज महोत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। चिल्का झील कहां पे स्थित है, चिल्का झील और हीराकुंड बांध पूछे या फिर पारादीप बंदरगाह पूछे, तो ये तीनों के तीनों कहां पे हैं, आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक, तीनों चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और हीराकुंड बांध महानदी पे बनाया गया है। पारादीप बंदरगाह या फिर पारादीप पत्तन कहां पे स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न कि वायु की गति मापने वाले यंत्र कौन से है, तो ये भी देखिए साइंस से प्रश्न है, और यहाँ पे एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस यंत्र की किसी चीज की माप किस यंत्र से होती है, या फिर किस यंत्र की खोज किस वैज्ञानिक ने किया, तो यहाँ से साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम के लिए, जो ज्यादा रिपीट होते हैं, ज्यादा पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, वायु की गति की खोज तो आप लोग जानेंगे कि एनीमोमीटर से मापते हैं। किसको, एनीमोमीटर से वायु को मापते हैं। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, एनीमोमीटर से मापते हैं वायु की गति। लेकिन यहाँ पे गति की बात करें तो एनीमोमीटर अगर आपसे पूछे कि वायु की दिशा किस यंत्र से मापते हैं, वायु की दिशा, तो ये दोनों अलग अलग प्रश्न है। अगर आपसे पूछे कि वायु की दिशा, तो आप लोग बताएंगे विंड वेन मीटर से मापते हैं। किससे, विंड वेन मीटर से मापते हैं। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। वायु की गति पूछेगा तो आप लोग बताएंगे कि एनीमोमीटर से। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वायु की दिशा किससे मापते हैं, तो विंड वेन मीटर से मापते हैं वायु की दिशा। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि वायु की दिशा हो गया, अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे वायु दाब किस चीज से मापते हैं, किस यंत्र से वायु का दाब मापा जाता है, तो वायु का दाब मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, बैरोमीटर का। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वायुमंडलीय दाब मापने के लिए वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि ध्वनि की तीव्रता, यहाँ पे लिखेंगे, अगर आपसे पूछे कि ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो ध्वनि की तीव्रता के बारे में भी आप लोग जान रखेंगे। इसे आइडियोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, आइडियोमीटर से मापते हैं ध्वनि की तीव्रता। ठीक, आइडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। अगर आपसे पूछ ले, अगर एक प्रश्न और आप लोग याद रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि जल का घनत्व तो किससे मापते हैं, जल का आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व के बारे में अगर आपसे पूछ ले, जल का आपेक्षिक घनत्व मापने वाला यंत्र क्या है, तो आप लोग हाइड्रोमीटर बताएंगे। क्या बताएंगे, हाइड्रोमीटर बताएंगे। जल का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर में मापते हैं। जबकि अगर आपसे पूछे कि जल की आर्द्रता किस में मापते हैं, जल की आर्द्रता किससे मापते हैं, तो हाइग्रोमीटर बताएंगे। क्या बताएंगे, हाइग्रोमीटर। थोड़ा सा अंतर है दोनों में, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपसे पूछे कि जल का अपेक्षित घनत्व पूछे, तो हाइड्रोमीटर में मापते हैं। ठीक, हाइड्रोमीटर में। अगर आपसे पूछे कि आर्द्रता किस में मापते हैं, तो हाइग्रोमीटर में आर्द्रता मापते हैं। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आर्द्रता पूछे तो हाइग्रोमीटर में, जबकि जल का अपेक्षिक घनत्व पूछेगा तो हाइड्रोमीटर में मापते हैं। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे कि वायु की गति किस यंत्र से मापते हैं, तो एनीमोमीटर से वायु की गति मापते हैं। अगर आपसे पूछे कि वायु की दिशा मापनी हो तो कौन सा यंत्र लगेगा, तो विंड वेन मीटर से मापते हैं वायु की दिशा, विंड वेन मीटर से। अगर आपसे पूछे कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो आइडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। अगर आपसे पूछे कि वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो बैरोमीटर का। जल का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर से मापते हैं, और जल की आर्द्रता पूछ ले तो हाइग्रोमीटर से। ठीक, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पे जाकर के इसका पीडीएफ पा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इस क्लास को आप जो चीजें आपको आ रही हैं वो तो ना पढ़िए, वो ना नोट करिए तो चलेगा। अगर जो चीजें नहीं पता है, आपको पहली बार सुन रहे हैं या जिसके बारे में आप लोग को नहीं पता, वो आप लोग पॉइंट कॉपी नोट्स में अपने जरूर लिखिएगा। ठीक, और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, और
अगर आप इस क्लास को 2 बार रिवाइज करते हैं, मतलब 24 घंटे के अंदर 2 बार पढ़ते हैं, तो इसमें काफी सारी चीजें आपको याद भी हो जाएंगी। अगर आपसे पूछे कि भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है, तो देखिए भारतीय हीरा संस्थान की बात करें तो ये सूरत में स्थित है। कहाँ पे? सूरत में। और सूरत कहाँ पे पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है। गुजरात की राजधानी कहाँ पे है? गांधीनगर है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जो आपके है भारतीय हीरा संस्थान, ये कहाँ पे स्थित है? सूरत में स्थित है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं भारतीय जो हीरा संस्थान है, इसकी स्थापना कब हुई थी। अगर आपसे पूछे कि भारतीय जो हीरा संस्थान है, इसकी स्थापना बता दीजिए कब हुई थी, तो इसकी स्थापना आप लोग बताएंगे। इसकी स्थापना 1978 को हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? भारतीय हीरा संस्थान की जो स्थापना है 1978 को हुई थी। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि हीरा के बारे में कुछ चीजें बात कर लेते हैं, तो हीरा जो है ये प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। ये प्रकृति में पाए जाने वाला जो है सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। अब कठोर क्यों होता है? क्योंकि इसकी चतुष्फलकीय संरचना होती है, ये इस वजह से कठोर होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगर आपसे पूछे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसमें होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे हीरा में होता है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना ये हीरा में होता है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि यहीं पे अगर आपसे पूछे कि कुछ खाने हीरा के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे अगर आपसे पूछे कि पन्ना खान किस लिए प्रसिद्ध है, पन्ना की खान, तो पन्ना की खान एक तो याद रखेंगे ये मध्य प्रदेश में स्थित है, और ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हीरा के लिए प्रसिद्ध है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे पूछे कि किम्बरले की खान कहाँ पे, नोट करें, अगर आपसे पूछे कि किम्बरले की खान कहाँ पे स्थित है, तो जो किम्बरले की खान है, किम्बरले की खान ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे कि एंटवर्प क्यों प्रसिद्ध है, तो ये विश्व में सबसे बड़ा, एंटवर्प यहां पे नोट करेंगे, एंटवर्प आप लोग नोट करेंगे, ये विश्व में सबसे बड़ा हीरा व्यापार का केंद्र है। विश्व में सबसे बड़ा हीरा व्यापार का केंद्र है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व में सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र क्या है? एंटवर्प है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बेल्जियम में पड़ता है एंटवर्प, और ये विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र है। तो यहाँ पे इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका रिवीजन करेंगे कि भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो सूरत में। ठीक, अब हीरा से क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं कि अगर आपसे पूछे कि भारतीय हीरा संस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो ये जो हीरा संस्थान है इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। अब हीरा के बारे में कुछ प्रश्न, ये प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। क्यों सबसे कठोर है? क्योंकि इसकी जो संरचना होती है चतुष्फलकीय होती है। अगर आपसे पूछे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रकाश का एक घटना है, ये हीरा में होता है। अगर आपसे पूछे कि पन्ना की खान कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, और किस लिए प्रसिद्ध है, ये हीरा के लिए, हीरा यहाँ से निकाला जाता है। अगर आपसे पूछे कि एंटवर्प ये विश्व का सबसे बड़ा जो है हीरा व्यापार का केंद्र है। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है विश्व का। यहाँ पे आप लोग जाएंगे हीरा खरीदने, तो वहां पे बहुत सारे हीरा मिलेंगे। ठीक, अगर आपसे पूछे कि हीरा किम्बरले की खान ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये भी हीरा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो राष्ट्रीय कथक संस्थान पूछ ले तो लखनऊ में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे कि राष्ट्रीय विश्व अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, विश्व संस्थान पूछ ले, या फिर विश्व संस्थान पूछ ले कहाँ पे स्थित है, या फिर अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय औषधि संस्थान पूछ ले, राष्ट्रीय औषधि संस्थान पूछ ले तो भी आपके लखनऊ में। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ पे है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, तो ये सभी के सभी संस्थान कहाँ पे हैं, लखनऊ में स्थित है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सभी के सभी संस्थान कहाँ पे स्थित है, लखनऊ में स्थित है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि यहीं पे और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पे है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, तो मेजर ध्यानचंद अगर स्टेडियम के बारे में भी पूछे तो ये कहाँ पे स्थित है, ये भी आपके लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे, लखनऊ में स्थित है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। अगर आपसे पूछे कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, अगर आपसे पूछे कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये भी आप लोग बताएंगे कि ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे, गोमती। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे फिर से। देखिए, अगर आपसे पूछे कि लखनऊ का पुराना नाम क्या है, लखनऊती है, इसे नवाबों का शहर कहते हैं, तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पे स्थित है, लखनऊ में स्थित है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि विश्व संस्थान कहाँ पे स्थित है, राष्ट्रीय विश्व संस्थान
तो भी लखनऊ में। अगर आपसे पूछे कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पे स्थित है तो भी लखनऊ में। अगर आपसे पूछे कि केंद्रीय वनस्पति संस्थान कहाँ पे स्थित है या फिर अनुसंधान कहाँ पे स्थित है तो भी लखनऊ में स्थित है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पे है तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में बनाया गया है। और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे लखनऊ से। ठीक, अगला प्रश्न कि गायक भीमसेन जोशी का संबंधित थे, तो जो गायक भीमसेन जोशी थे ये जो थी ये किस घराने से पूछेगा। अगर आपसे पूछे कि पंडित गायक भीमसेन जोशी अगर आपसे पूछे किस घराने से संबंधित है तो ये जो था इनका घराना था ये किराना घराना से संबंधित है। किससे घराने से? किराना घराना से। और गंगूबाई मूवी भी आई थी, वो भी किस घराने से संबंधित था? गंगूबाई भी किस घराने से संबंधित थी तो वो भी किराना घराने से संबंधित है। और भीमसेन जोशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे, हो सकता है पूछ ले तो 2008 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। और पंडित भीमसेन जोशी के बारे में संबंध पूछा जाता है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि पंडित भीमसेन जोशी कौन थे, पंडित भीमसेन जोशी कौन थे तो ये शास्त्रीय गायक थे, शास्त्रीय संगीत को गाते थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, शास्त्रीय संगीत गायक थे। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, अगर कुछ चीजों और कुछ घरानों के बारे में पूछ ले, जैसे किराना घराने के बारे में आपसे पूछा। अगर आपसे पूछे कि परवीन सुल्ताना का संबंध किस घराने से है, परवीन सुल्ताना, इनके बारे में भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि परवीन सुल्ताना किस घराने से संबंधित है तो ये पटियाला घराने से संबंधित है। किस घराने से? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे पटियाला घराने से संबंधित है। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे अगर आपसे पूछे कि पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है, पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है तो इनका जो घराना है मेवाती घराना। कौन सा घराना? मेवाती घराना। तो ये घरानों के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है, बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है तो बिरजू महाराज जो है ये आपके लखनऊ घराने से संबंधित है। किस घराने से? लखनऊ घराने से संबंधित है। ठीक, इतनी घरानों के बारे में आप लोग कम से कम याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम के बारे में घरानों के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। गायक भीमसेन जोशी संबंधित थे तो ये इनका घराना क्या था तो ये इनके घराना जो था गायक भीमसेन जोशी का किराने घराने से संबंधित है। ठीक, ये इनको भारत रत्न 2008 में दिया गया था। और अगर आपसे पूछे कि पंडित भीमसेन जोशी कौन थे तो ये शास्त्रीय संगीत गायक थे। कौन थे? शास्त्रीय संगीत गायक थे। ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि परवीन सुल्ताना किस घराने से संबंधित है तो पटियाला घराने से संबंधित है। पंडित जसराज ये मेवाती घराना से संबंधित है। और बिरजू महाराज अगर आपसे पूछे किस घराने से संबंधित है तो ये लखनऊ घराने से संबंधित है। बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है तो लखनऊ घराने से संबंधित है। इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कि कौन अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। और ये इतिहास से, हिस्ट्री से प्रश्न है, कौन अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। तो देखिए अशोक की बहुत सारी लिपियां हैं जिसमें से खरोष्टी लिपि अगर आपसे पूछे कौन सा अभिलेख मतलब इनकी अभिलेख थी तो सहवाजगढ़ी वाला जो अभिलेख था इनका, सहवाजगढ़ी का एक अभिलेख था। और ये किस लिपि में थी? ये खरोष्टी लिपि में थी। अगर आपसे पूछ ले कि खरोष्टी लिपि किसे कहा जाता है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये लेखन की एक लिपि है। खरोष्टी लिपि लेखन की एक लिपि है जो कि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। दाएं से बाएं का मतलब इधर से, इस तरह से इसे लिखा जाएगा। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे ब्राह्मी लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि किधर से किधर लिखी जाती है तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ब्राह्मी लिपि जबकि हो गया ये बाएं से दाएं, जिस तरह से हम लिख रहे हैं ये बाएं से दाएं लिखा जाता है ब्राह्मी लिपि। ठीक, ये लिपियों के बारे में भी थोड़ी सी चीजें आप लोग कम से कम ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि अशोक के अभिलेखों के बारे में तो यहां से प्रश्न क्या पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने खोजा था। सर्वप्रथम अगर आपसे पूछे कि अशोक के अभिलेख को किसने खोजा, सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को किसने खोजा तो खोजने का काम सबसे पहले किया था, किसने किया था तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को खोजा था। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को खोजा था। अगर आपसे पूछे कि जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को कब खोजा था तो ये 1937 में खोजे थे। कब? 1937 में खोजे थे। अगर आपसे पूछे कि अशोक के अभिलेखों के बारे में अगर आपसे पूछ ले कि सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम किसने पढ़ा था
तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कौन पढ़ा था, टी पैंथलर ने सबसे पहले पढ़ा था। टी पैंथलर ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1980 में पढ़ा था। कब? 1980 में। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे कि कौन अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में, तो सहवाजगढ़ी वाला जो अभिलेख है वो जो है खरोष्टी लिपि में। किस लिपि में? खरोष्टी लिपि में है। और यहां से प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे इनके अभिलेखों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे क्लास हो चुके हैं, उसमें बताया भी गया है, आगे भी आप लोग को बताया जाएगा। तो खरोष्टी लिपि जो दाएं से बाएं लिखी जाती है इस तरह की, और ब्राह्मी लिपि किसे कहते हैं? जो बाएं से दाएं यानी कि इधर से इधर लिखी जाती है, ये बाएं से दाएं हो गया। अगर आपसे पूछे कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसप ने, और 1837 में पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 में सबसे पहले जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। और जेम्स प्रिंसप ने सबसे पहले जेम्स प्रिंसप ने खोजा था, पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 में। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा, खोजा, ठीक, सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि अशोक के अभिलेखों को किसने खोजा था, तो खोजने का काम टी पैंथलर ने किया था। और कब किया था? 1750 में। कब खोजे थे? 1750 में, ठीक। इसी वजह से पढ़ाते समय कोई दूसरी बात नहीं सोचनी चाहिए, नहीं तो गलत हो जाता है। तो देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था 1837 में। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले किसने खोजा था, तो टी पैंथलर ने खोजा था 1750 में। 1750 में खोज हुई और 1837 में पहली बार जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा, ठीक। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, तो मगध जो साम्राज्य था आपका, इसका उत्कर्ष हुआ था 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में। कब? तो छठी सदी ईस्वी में हुआ था। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में हुआ था इसका मगध का उत्कर्ष, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। और अगर आपसे पूछे कि मगध साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, मगध साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, तो इसके बारे में हमें जानकारी जो है आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसके बारे में, मगध साम्राज्य के बारे में अगर आपसे पूछे कि किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है मगध साम्राज्य के बारे में जानकारी, तो बौद्ध ग्रंथ पूछेगा तो आप लोग बताएंगे कि अंगुत्तर निकाय से। किस ग्रंथ से? अंगुत्तर, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से इसकी जानकारी मिलती है। अगर आपसे पूछे कि किस जैन ग्रंथ से जानकारी मिलती है, मगध साम्राज्य के बारे में जानकारी किस जैन ग्रंथ से मिलती है, तो ये आप लोग बताएंगे भगवती सूत्र से जानकारी मिलती है। किससे? भगवती सूत्र से जानकारी मिलती है जैन धर्म के, आपके मगध साम्राज्य के बारे में, ठीक। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। जैसे मगध साम्राज्य, जो मगध का उत्कर्ष हुआ, तो 16 महाजनपदों का उत्कर्ष हुआ। 16 महाजनपद का उत्कर्ष हुआ, जिसके बारे में पूछा जाता है कि इनकी राजधानी क्या क्या थी। तो कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपद के बारे में पढ़ लेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि मगध की राजधानी क्या थी, तो मगध की राजधानी गिरिव्रज हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? मगध की राजधानी गिरिव्रज हुआ करती थी। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि अंग की राजधानी क्या हुआ करती थी, तो अंग की राजधानी जो है चंपा हुआ करती थी। अगर आपसे पूछे कि वैशाली की राजधानी बताइए क्या हुआ करती थी, अगर आपसे पूछे कि वज्र की राजधानी क्या हुआ करती थी, वज्र की राजधानी क्या होती थी, तो इसकी राजधानी वैशाली होती थी। वज्र की राजधानी क्या? वैशाली होती थी। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये तो थोड़ी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वत्स की राजधानी क्या थी, तो ये कौशाम्बी थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। और ये बातें एग्जाम में पूछी गई हैं, ये बातें एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक। तो इसी वजह से ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, मगध का उत्कर्ष, तो 6ठी सदी में हुआ था मगध का उत्कर्ष, और मगध में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। और जिसके बारे में हमें जानकारी अगर आपसे पूछे कि किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है, तो आप लोग बताएंगे अंगुत्तर निकाय से। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। अगर आपसे पूछे कि किस जैन ग्रंथ से जानकारी मिलती है, तो भगवती सूत्र से इसकी जानकारी मिलती है। किससे? भगवती सूत्र से। अगर आपसे पूछे कि महाजनपदों के बारे में, तो मगध महाजनपद की राजधानी गिरिव्रज हुआ करती थी, और अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, और वज्जी की राजधानी वैशाली हुआ करती थी, और वत्स की राजधानी क्या हुआ करती थी? कौशाम्बी। ये 4 बातें कम से कम आप लोग याद रखेंगे। और
अगला प्रश्न है पॉलिटी से संबंधित। पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है, कह रहा है कि राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाता है संसद लगाता है। कौन लगाता है? संसद लगाता है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति पे महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है, किस अनुच्छेद के तहत लगता है, तो ये अनुच्छेद नंबर 61 के तहत लगता है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति पे महाभियोग कहां से लिया गया है, किस देश के संविधान से, क्योंकि हमारे संविधान में नहीं था, ये कॉपीड है, तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। कहां से? अमेरिका के संविधान से लिया गया, वहां से कॉपी किया गया है। और अगर आपसे पूछे कि महाभियोग के कितने दिन पहले सूचना दी जाती है, अगर आपसे पूछे कि महाभियोग के कितने दिन पहले सूचना दी जाती है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर राष्ट्रपति पे आपको महाभियोग लगाना है तो आपको 14 दिन पूर्व सूचना इनको देना पड़ेगा कि भैया हम आप पे महाभियोग लगाने वाले हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में, पद के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का पद कल के क्लास में भी ये बातें हमने आपको बताया था, आज भी बता रहे हैं, 52 में है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है, तो अगर आपसे पूछे कि निर्वाचन किस में है, तो अनुच्छेद नंबर 54 में निर्वाचन है। और निर्वाचन की पद्धति जो है कैसे होगी, वो 55 में है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति के बारे में चुनाव, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है अनुच्छेद नंबर 56 में बताया गया है। और कितने वर्ष होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यहाँ पे तो 5 वर्ष होता है। अगर अमेरिका का राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछे तो आपका कितने वर्ष हो जाएगा, तो वहां पे होता है आपका 4 वर्ष। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति को शपथ किस अनुच्छेद के तहत दिलाया जाता है, तो अनुच्छेद 60 के तहत शपथ दिलाया जाता है। और कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको शपथ दिलाते हैं। कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश इन्हें शपथ दिलाते हैं। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का क्षमादान किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति का क्षमादान किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति क्षमादान देता है, तो अनुच्छेद 72 के द्वारा राष्ट्रपति का क्षमादान है। ठीक, तो इतनी बातें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने का अधिकार किसके पास है, किसको है, तो संसद के पास है। राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने की जो राइट है वो कौन लगाएगा? संसद लगाएगा। और संसद के बारे में अगर आपको संसद ऑप्शन में ना मिले तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिल सकता है, तो लोकसभा और राज्यसभा में ही महाभियोग की प्रक्रिया चलती है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति पे महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 61 के द्वारा लगाया जाता है। और मतलब जो महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसे 14 दिन पहले सूचना देंगे हम लोग राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति जी आप पे महाभियोग लगाया जा रहा है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। और अनुच्छेद नंबर 54 में राष्ट्रपति की निर्वाचन दी गई है। अगर आपसे पूछे कि निर्वाचन की रीति या फिर निर्वाचन की विधि किस अनुच्छेद में है, तो वो अनुच्छेद नंबर 55 में चला जाएगा। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 में दिया गया है, 5 वर्ष का होता है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 के तहत दिलाया जाता है, और राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। तो यहाँ पे इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे इस प्रश्न से। अगला प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, और ये भी आपका प्रश्न पॉलिटी से है। ये भी आपका पॉलिटी से प्रश्न है, और पॉलिटी आपके किसी भी एग्जाम के लिए एक अहम भूमिका रखता है। ठीक, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो यहाँ इस बात से आप लोग निश्चिंत रहिएगा। राष्ट्रपति की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, इनकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अब बात कर लेते हैं जो संयुक्त बैठक के बारे में। अगर आपसे पूछे कि संयुक्त बैठक किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, संयुक्त बैठक, ये सभी चीजें ली गई है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, यानी कि संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो लोकसभा और राज्यसभा के बातों पे जब निर्णय पे जब मतभेद हो जाता है, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, तो अनुच्छेद 108 में कहा गया है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। 108 के द्वारा प्रयोग करके राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि संयुक्त अधिवेशन का संबंध किस विधेयक से होता है, तो इसका विधेयक जो है वो साधारण विधेयक से होता है। इसका संबंध जो है साधारण विधेयक से होता है संयुक्त अधिवेशन का। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, साधारण
विधेयक से इसका संबंध होता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि अब तक संयुक्त अधिवेशन कुल कितनी बार लग चुका है, अगर आपसे पूछे कि संयुक्त अधिवेशन अब तक कुल कितनी बार लगा है, तो 3 बार संयुक्त अधिवेशन लग चुका है, 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। कब कब बुलाया गया था, तो पहली बार जब बुलाया गया था तो आपका किसका मामला था, पहली बार जब बुलाया गया था संयुक्त अधिवेशन तो विवाह का कुछ मामला था, दहेज प्रथा का मामला था। दूसरी बार जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया तो बैंकिंग का मामला था, और तीसरी बार जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया तब आपका आतंकवाद का कोई मामला था, तब बुलाया गया। तो 3 बार कुल बुलाया गया है। तो इसका साथ में रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा, संयुक्त अधिवेशन हमेशा लोकसभा और राज्यसभा के बीच में होती है, और लिया कहां से गया है, और इसमें अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष के पास ज्यादा पावर है तो वो संयुक्त अधिवेशन में अध्यक्षता करता है। अगर आपसे पूछे कि संयुक्त अधिवेशन लिया कहां से गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने कॉपी किया संयुक्त अधिवेशन। अगर आपसे पूछे संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम कौन करता है, तो राष्ट्रपति महोदय संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, और अनुच्छेद 108 के प्रयोग करके राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। और संयुक्त अधिवेशन हमेशा साधारण विधेयक पे होता है। और कुल कितनी बार संयुक्त अधिवेशन अब तक बुलाया गया है, तो कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। ठीक, इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगला प्रश्न है इंडियन जियोग्राफी से प्रश्न है, इंडियन जियोग्राफी से प्रश्न है, और कह रहा है कि कौन सी सिंधु नदी की उपनदी है। तो सिंधु नदी की सहायक नदी, उपनदी को बोलते हैं सहायक नदी। ठीक, तो या फिर ट्यूबरेट, सिंधु नदी को क्या बोलते हैं, सहायक नदी बोलते हैं। और सिंधु की सहायक नदी कौन सी है, तो देखिए कई इसकी बहुत सारी सहायक नदी है। झेलम जो ज्यादा पूछा जाता है वो आप लोग ध्यान रखेंगे, झेलम चिनाब रावी, ये इसकी सहायक नदी है। ब्यास है इसकी सहायक नदी। उसके बाद आप लोग नहीं भूलेंगे सतलज को। ठीक, सतलज इसकी सहायक नदी है। ठीक, तो इस तरह से 5 कम से कम सहायक नदियां आप लोग याद रखेंगे, रावी, ब्यास, चिनाब, सतलज, सिंधु की सहायक नदी है। अब सिंधु नदी के बारे में थोड़ी सी चीजें पढ़ेंगे। अगर सिंधु नदी तंत्र के बारे में भी अलग प्रश्न में पढ़ेंगे, और सिंधु नदी का जो जल समझौता है वो भी किसी अलग प्रश्न में पढ़ेंगे। तो सिंधु नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लीजिए। अगर आपसे पूछे कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, तो सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर। कितनी है, सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछे कि सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास से होता है, मानसरोवर झील के पास से। और मानसरोवर झील कहां पे स्थित है, तिब्बत में स्थित है, और यहां से इसकी उद्गम होती है। अगर आपसे पूछे कि सिंधु नदी के बारे में, अगर आपसे पूछे कि ये समाप्त कहां पे होती है, तो सिंधु नदी आगे चल के अपना जल कहां पे गिराती है, ये गिराती है अपना जल अरब सागर में। किस सागर में, अरब सागर में। पहले तिब्बत से आती है, फिर भारत में बहती है थोड़ी दूर, फिर उसके बाद अरब सागर में अपना जल, पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ये एग्जाम में पूछा गया है कि ये किन पर्वतों के बीच में प्रवाहित होती है, सिंधु नदी जो है किन 2 पर्वतों के बीच में प्रवाहित होती है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये लद्दाख एंड जास्कर पर्वत के बीच में प्रवाहित होती है। लद्दाख और जास्कर पर्वत के बीच में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, पर्वत के बीच सिंधु नदी प्रवाहित होती है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब इसका रिवीजन करेंगे, सिंधु नदी के बारे में रिवीजन करेंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंधु नदी हो गया, गंगा नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, गोदावरी हो गया, कावेरी, यहां से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी सिंधु की उपनदी है। तो झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी, व्यास, सतलज, ये सभी सिंधु की क्या है, सहायक नदी है। अब बात कर लेते हैं सिंधु की लंबाई के बारे में। 2880 किलोमीटर है सिंधु से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि इसका उद्गम कहां से होता है सिंधु नदी की, तो मानसरोवर झील के पास से होता है। और ये भारत पहले तिब्बत से, मानसरोवर झील तिब्बत में है, तिब्बत से बहते हुए भारत आता है, भारत से बहते हुए पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान में और आगे बढ़ के ये अरब सागर में अपना जल गिरा देता है। ठीक, और बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि सिंधु नदी प्रवाहित कहां पे होती है, तो ये लद्दाख और जास्कर पर्वतों के बीच में प्रवाहित होती है। 2 पर्वतों के बीच, लद्दाख और जास्कर के बीच में प्रवाहित होती है। अगर आपसे पूछे कि कौन जम्मू कश्मीर के बंजारे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये आपका प्रश्न स्टैटिक से है। कह रहा है कि कौन जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं, तो जम्मू और कश्मीर के गुज्जर और बकरवाल हैं। कौन है, जम्मू और कश्मीर के जनजाति गुज्जर एंड बकरवाल हैं। ये आपके कहां के बंजारे हैं, जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। अगर आपसे पूछे कि जम्मू और कश्मीर के बारे में, तो सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि जम्मू और कश्मीर की राजधानी क्या है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। क्या है, श्रीनगर। अगर आपसे पूछे कि श्रीनगर के बारे में राजधानी, अगर किस नदी की झील के किनारे बसा हुआ है, आप लोग बताएंगे तो और भी अच्छा होगा। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है,
तो यहाँ पे मुख्य रूप से यहाँ पे दो भाषा बोली जाती है। कौन सी? एक तो आप लोग श्रीनगर में बोली जाती है डोंगरी भाषा, श्रीनगर मतलब जम्मू कश्मीर में डोंगरी भाषा बोली जाती है, और दूसरी भाषा यहाँ की क्या है? उर्दू। ये दो भाषा बोली जाती है। ठीक, हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है? मतलब उत्तर प्रदेश वालों की राष्ट्रीय भाषा भी उर्दू और फिर आपका हिंदी है। ठीक, और श्रीनगर में बनने वाले पहले गवर्नर कौन थे? श्रीनगर में जो कि यूनियन टेरिटरी था, तो मतलब यूनियन टेरिटरी है। अगर आपसे पूछे कि इसके पहले गवर्नर कौन है, मतलब आपके जम्मू और कश्मीर के, तो करण सिंह थे। कौन है? करण सिंह। इतनी बातें आप लोग जम्मू और कश्मीर से याद रखेंगे। तो और बातें देख लेते हैं। और स्टैटिक से अगर आपसे पूछे कि सलीम अली नेशनल पार्क कहां पे स्थित है? सलीम, अगर आपसे पूछे कि सलीम अली नेशनल पार्क कहां पे स्थित है, तो सलीम अली नेशनल पार्क पूछे तो भी ये भी आपका कहां पे है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और अगर आपसे पूछे कि जम्मू कश्मीर में कुछ पर्यटक स्थल है, जैसे आपका क्या हो गया? गुलमर्ग और सोनमर्ग। गुलमर्ग एंड सोनमर्ग ये कहाँ का पर्यटक स्थल है? तो ये है आपका जम्मू कश्मीर में पर्यटक स्थल, जो कि हिमालय में है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि गुलमर्ग और सोनमर्ग कहाँ का पर्यटक स्थल है। बुग्याल, पयाल, घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे कि जम्मू और कश्मीर के बंजारे गुज्जर और बकरवाल हैं। कौन है? गुज्जर और बकरवाल जम्मू और कश्मीर में पाए जाने वाले बंजारे हैं। यहाँ पे नोट करिएगा। अगर आपसे पूछे कि जम्मू और कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर है। अगर आपसे पूछे कि जम्मू कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो यहाँ पे डोंगरी एंड उर्दू बोली जाती है। अगर आपसे पूछे कि जम्मू और कश्मीर के पहले गवर्नर कौन है? करण सिंह है जम्मू और कश्मीर के पहले गवर्नर। और सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। और यहाँ पे पर्यटक स्थल की बात करें, गुलमर्ग और सोनमर्ग जम्मू कश्मीर में स्थित पर्यटक स्थल है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि कौन मिट्टी प्राय प्रकृति में मतलब नेचर या फिर गुण में रेतीली होती है और लवड़ी होती है? तो यहाँ पे प्रकृति उनकी रेतीली होती है और गुण कैसी होती है? लवड़ी होती है। ऐसी कौन सी मिट्टी है? तो वो है आपकी कौन सी मिट्टी है? वो है आपकी शुष्क मृदा, शुष्क मिट्टी, जो कि प्रकृति में रेतीली होती है और गुण में लवड़ी होती है। तो वो कौन सी मिट्टी है? शुष्क मिट्टी। अब मिट्टी से संबंधित आपके एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, तो देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि महानदी और गोदावरी के बीच में कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो आप लोग क्या बताएंगे? महानदी एंड गोदावरी के, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि महानदी और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है? डेल्टा क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पे मिट्टी जो पाई जाती है महानदी और गोदावरी के बीच में, यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी के बारे में आप लोग क्या ध्यान रखेंगे कि ये दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की जलोढ़ मिट्टी होती है, और जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसे क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है पुरानी, उसे क्या बोलते हैं? उसे बांगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। तो ये बातें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं, जैसे अगर आपसे पूछे कि चाय के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी का उपयोगी होती है, या फिर आपसे पूछे कि कॉफी के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है, या फिर आपसे पूछ ले कि काजू उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा सर्वोपरि होती है, सबसे ज्यादा उपयोगी मानी जाती है, तो लैटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लैटेराइट मिट्टी सबसे ज्यादा उपयोगी मानी जाती है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं पहले, क्योंकि ये प्रश्न जो था आपके जियोग्राफी से था। अब जियोग्राफी से इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए कि मिट्टी कौन सी मिट्टी प्रकृति में रेतीली होती है और गुण में कैसी होती है? लवड़ी होती है। तो ये शुष्क मृदा का लक्षण है, जो कि प्रकृति में रेतीली और गुण में लवड़ी होती है। अब बात कर लेते हैं महानदी और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। महानदी और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र में, गोदावरी और महानदी के बारे में आप लोग जानते होंगे, कई बार हम ही बताए हैं। और यहाँ पे कैसी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चाय, काफी और काजू का उत्पादन लैटेराइट मिट्टी में करते हैं। किस मिट्टी में? चाय, काफी और काजू का उत्पादन ये लैटेराइट मिट्टी में होता है। ठीक, गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से संबंधित है? तो गांधी इरविन समझौता ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। किस आंदोलन से? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में मतलब पढ़ने वाले हैं हम लोग। लेकिन अगर आपसे पूछे कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता के बारे में बात करें तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे।
अब सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कहा जाता है? इसे डांडी मार्च भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? डांडी मार्च भी बोलते हैं। और डांडी मार्च कब से कब तक चला था? तो ये 12 मार्च से लेके या फिर डांडी यात्रा भी इसे बोलते हैं, 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल 1930 तक चला था। 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल 1930 तक चला था डांडी यात्रा। ठीक, अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में अगर आपसे पूछे कि कहां से कहां तक चला था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, साबरमती आश्रम से लेकर के। कई बार एग्जाम में पूछा गया है साबरमती आश्रम। अगर आप प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाते होंगे तो उसमें भी आपको ये सारे प्रश्न मिलते होंगे इस क्लास से। तो साबरमती आश्रम से लेकर के ये डांडी तक चला था। साबरमती आश्रम से डांडी तक चला था। वहां पे पहुंच करके गांधी जी ने नमक उठाया और नमक कानून को तोड़ा। अगर आपसे पूछे कि इसमें कुल कितने किलोमीटर की यात्रा हुई थी, तो 385 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 385 किलोमीटर की यात्रा हुई थी। अगर मील में पूछे तो आप लोग कितना बताएंगे? 241 मील। मील में पूछे तो 241 मील बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे कितने दिन का समय लगा था, तो डांडी यात्रा में टोटल 24 दिन का समय लगा था। अगर आपसे पूछे कि गांधी जी के साथ कितने अनुयायी यानी कि फॉलोअर इनके साथ गए थे इनके पीछे पीछे, तो डांडी तक इनकी मतलब 24 दिन तक की यात्रा 241 मील कितने लोग तय किए थे? तो 79 लोग तय किए थे। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस वजह से इसका रिवीजन करेंगे इस प्रश्न का कि गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन के से संबंधित था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा और ये मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न है और ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब सविनय अवज्ञा के आंदोलन के बारे में हमने जितना भी पॉइंट यहाँ पे लिखा है सारे एग्जाम में पूछे गए हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को और किस नाम से बोलते हैं? इसे डांडी मार्च भी कहते हैं, जो कि 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और ये यात्रा जो थी साबरमती आश्रम से लेकर के डांडी तक की यात्रा थी और ये 385 किलोमीटर या फिर 241 मील की यात्रा थी। किलोमीटर में पूछेगा तो 385 बताएंगे। अगर आपसे मील में पूछेगा तो 241 मील बताएंगे। अगर आपसे पूछे कितने दिन की यात्रा, तो 24 दिन की यात्रा। और अनुयायी इसमें कितने थे? 79 अनुयायी थे। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो विषाणुओं का जो अध्ययन है वायरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ये इस तरह का भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस क्रांति से क्या चीजें संबंधित है, या किस चीज का उत्पादन किस शाखा में करते हैं, या फिर किस चीज का अध्ययन किस विज्ञान की किस शाखा में करते हैं। जैसे विषाणुओं के अध्ययन के बारे में पूछा तो ये वायरोलॉजी में करते हैं। अगर आपसे पूछे कि मेरे पीसी कल्चर में किस चीज की खेती की जाती है, तो मछली की खेती की जाती है। और अगर इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके साइंस और टेक्नोलॉजी से। तो साइंस का ये प्रश्न है कि विषाणुओं का अध्ययन को क्या कहलाते हैं? तो वायरोलॉजी। ये आपके बायोलॉजी में ये सभी प्रश्न पढ़ाए जाते हैं। अब कुछ चीजों के बारे में अगर आपसे पूछ ले कि कुछ चीजों के बारे में, जैसे अगर आपसे पूछे कि डेमोग्राफी में किस चीज का अध्ययन करते हैं, डेमोग्राफी में किस चीज का अध्ययन करते हैं, तो डेमोग्राफी में आप लोग ध्यान रखेंगे किसमें जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, किसमें जनसंख्या के बारे में स्टडी करते हैं, जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे अगर आपसे पूछे कि मीटेरियोलॉजी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है, मीटेरियोलॉजी में किस चीज का अध्ययन करते हैं, तो मीटेरियोलॉजी के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें मौसम का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? मौसम का अध्ययन किसमें करते हैं? मीटेरियोलॉजी में। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। मौसम का अध्ययन किसमें करते हैं? मीटेरियोलॉजी में। अगर आपसे पूछे कि हिस्टोलॉजी में किस चीज का अध्ययन करते हैं, हिस्टोलॉजी में किस चीज का अध्ययन करते हैं, तो इसमें वायरस का अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? इसमें शैवाल का अध्ययन करते हैं। जी, इसमें सवाल का अध्ययन किसमें करते हैं? हिस्टोलॉजी में करते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सवाल का अध्ययन हिस्टोलॉजी में। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि फाइकोलॉजी में किस चीज का अध्ययन करते हैं, फाइकोलॉजी में क्या यार, हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन करते हैं। अगर आपसे पूछे फाइकोलॉजी में किस चीज का अध्ययन करते हैं, तो शैवाल का अध्ययन करते हैं। किसमें? शैवाल का अध्ययन करते हैं। अगर आपसे पूछे कि शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी में करते हैं, अगर आपसे पूछे कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो कवकों का अध्ययन करते हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसका रिवीजन करेंगे कि जीवाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जीवाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहलाता है। क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी। अगर आपसे पूछे कि डेमोग्राफी में किसका अध्ययन करते हैं, तो जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। मीटेरियोलॉजी में मौसम विज्ञान का अध्ययन करते हैं। और
हिस्टोलॉजी में किस चीज का अध्ययन करते हैं, तो हिस्टोलॉजी में ऊतकों के बारे में अध्ययन करते हैं, ऊतकों के बारे में अध्ययन करते हैं। और फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो शैवाल के बारे में फाइकोलॉजी में अध्ययन करते हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये साइंस और साइंस से संबंधित प्रश्न था। और अगर आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को क्लास को लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए और उन्हें भी क्लास के बारे में बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको वहां पे पीडीएफ इसका मिल जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार यहां से प्रश्न पूछे गए। इसकी पुरस्कार राशि कब कितनी होती है, कब इसका शुरुआत हुआ, इसका नाम बदल करके नया नाम कब रखा गया, क्या रखा गया, ये सभी चीजें पूछी जाती है। और ये जो आपका स्टैटिक से प्रश्न आप लोग समझ सकते हैं, ये है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है, तो इनका नाम है अभिनव बिंद्रा। कौन है, इनका नाम है अभिनव बिंद्रा। और अभिनव बिंद्रा जो है ये सबसे कम उम्र के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था, अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले राजीव गांधी पुरस्कार पाने वाले कौन थे, तो सर्वप्रथम किसे दिया गया था, विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। राजीव गांधी पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था, विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। और विश्वनाथ आनंद ये ग्रैंड मास्टर है किसके, शतरंज के। ठीक, ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, शतरंज के ये खिलाड़ी हैं और ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है, विश्वनाथ आनंद। तो ये भी आप लोग किसी जगह पे नोट करेंगे। अब बात कर लेते हैं आगे, अगर आपसे पूछे कि प्रथम महिला कौन थी जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी, अगर आपसे पूछे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कर्दम मल्लेश्वरी। कर्दम मल्लेश्वरी को सबसे पहले महिला है जिन्हें भारत रत्न राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। क्या मिला, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तन हो गया है, अब इसका नया नाम क्या रख दिया गया है। अगर आपसे पूछे कि इसका नया नाम क्या रख दिया गया परिवर्तन करके, तो इसका नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं मेजर ध्यानचंद या फिर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की पुरस्कार राशि क्या है। अगर आपसे पूछे कि इसकी पुरस्कार राशि कितनी है, तो ये बताएंगे आप लोग कि इसकी पुरस्कार राशि है 25 लाख। कितनी है पुरस्कार राशि, 25 लाख रुपए। अगर आपसे पूछे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या फिर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसकी स्थापना 1991-92 में हुई थी। कब, 1991-92 में ये दोनों डेट मिलती है, तो इसकी स्थापना इस समय पे हुई थी। तो इसका रिवीजन करेंगे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है, तो अभिनव बिंद्रा को सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगर आपसे पूछे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था, तो विश्वनाथ आनंद को सर्वप्रथम, ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे और इन्हें पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला और ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। अगर आपसे पूछे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है, तो कर्दम मल्लेश्वरी को सबसे पहले ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है। और राजीव गांधी का खेल रत्न पुरस्कार का नाम वर्तमान समय बदल दिया गया है, इसको मेजर ध्यानचंद के नाम पे रख दिया गया है, जो कि हॉकी के खिलाड़ी और हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। और इन्हीं के जन्मदिन पे हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाते हैं। और इनकी जो मेजर ध्यानचंद की जो मतलब पुरस्कार की राशि है, या फिर आप लोग जानेंगे कि अगर आपसे पूछे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि कितनी है, तो 25 लाख रुपए। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1991-92 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि पत्ती की सतह पे स्थित छिद्रों को क्या कहते हैं, तो पत्ती की सतह पे स्थित छिद्र होते हैं उसे रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब पत्ती के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे पत्तियों का बहुत रोल होता है पेड़ों में, पेड़ में जो है पत्ती, किसी भी पौधे में या फिर किसी भी पेड़ में पत्ती का बहुत रोल होता है। पत्तियों की सहायता से पौधे क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं। ठीक, पत्तियों की सहायता से ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। और पत्तियों की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया करते हैं। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे, पौधे की सहायता से ही पत्तियों की सहायता से ही पौधे क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। ये चीजें, सारी चीजें श्वसन क्रिया भी करते हैं।
श्वसन क्रिया करते हैं। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिए। और पौधों में जो हमने देखा था, पौधे से संबंधित जो ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि पौधे में मतलब जो जाइलम क्या काम करते हैं, पेड़ या फिर पौधे में जाइलम का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है जल का परिवहन करना या फिर जल को सभी भागों में, पेड़ के सभी भागों में पहुंचाना, या फिर इसको कह सकते हैं जल का परिवहन करना, ये आपका जाइलम का कार्य होता है। जबकि अगर आपसे पूछे कि पौधों में फ्लोएम क्या काम करता है, फ्लोएम ये सारे उतक होते हैं पौधे में, जाइलम नाम के और फ्लोएम नाम के उतक पाए जाते हैं पौधे में, और ये क्या काम करता है, जाइलम पूछे तो जल का परिवहन, और फ्लोएम पूछे आपसे तो ये किस चीज का परिवहन, ये खनिज का परिवहन करता है। किसका? खनिज का परिवहन पौधों में करता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, सभी पार्टों में खनिज को पहुंचाता है पौधों के सभी पार्टों में, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे कि देखिए, अगर आपसे पूछे कि प्रकाश के पत्ती की सतह पर स्थित छिद्र को क्या कहते हैं, तो इसे रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जैसे हमारे हाथों पे, हथेली पे, सब जगह पे छोटे छोटे रंध्र बने होते हैं जहां से पसीना निकलता है, इसी तरह से पौधे पे भी रंध्र बने होते हैं जिसके सहायता से पौधे, पत्तियां अपना क्या करते हैं, पौधे वाष्पोत्सर्जन करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और शोषण की क्रिया करते हैं। जाइलम की बात करें तो ये पौधों में जल का परिवहन करता है, जल को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है, यानी कि पूरी पौधे में जल को पहुंचाता है। फ्लोएम का काम करता है, ये खनिज का परिवहन करता है। खनिज किसकी पत्रिका है? महात्मा गांधी की पत्रिका है। और महात्मा गांधी की कुछ पत्रिकाओं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि यंग इंडिया पत्रिका किसकी है, यंग इंडिया नामक पत्रिका किसकी है, तो यंग इंडिया नामक पत्रिका ये महात्मा गांधी की पत्रिका है। अगर आपसे पूछे कि इंडियन ओपिनियन किसकी पत्रिका है, इंडियन ओपिनियन किसकी पत्रिका है, तो ये भी आपके महात्मा गांधी की पत्रिका है। किसकी? इंडियन ओपिनियन भी महात्मा गांधी की पत्रिका है। और अगर आपसे पूछे कि नवजीवन पत्रिका किसकी है, नवजीवन पत्रिका, जिसको महात्मा गांधी जी ने प्रकाशन किया था 1919 में, और ये किसकी पत्रिका है? महात्मा गांधी जी की पत्रिका है। और नवजीवन हो गया, उसके बाद हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन, हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी जी ने 1933 में किया था, और ये भी किसकी पत्रिका है? महात्मा गांधी की पत्रिका है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, अगर आपसे पूछ ले कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इनके राजनीतिक गुरु के नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इनके बारे में भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु हैं, तो वो महात्मा गांधी के गुरु हैं। अगर आपसे पूछे कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का क्या नाम है, तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम गोविंद रानाडे है। कौन है? गोविंद रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु हैं, और जिन्हें क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी आत्मकथा है, तो ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। और यंग इंडिया पत्रिका किसकी है? महात्मा गांधी की। और इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका किसकी है? महात्मा गांधी की। और नवजीवन पत्रिका 1919 में प्रकाशन महात्मा गांधी की है। और हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन 1933 में महात्मा गांधी की पत्रिका है। अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो राजनीतिक गुरु थे इनके गोपाल कृष्ण गोखले। जबकि अगर आपसे पूछे कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, तो गोविंद रानाडे इनके गुरु थे। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि भारत में युवा और खेल के लिए वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है, तो वो है आपके अनुराग ठाकुर। कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर है। अनुराग सिंह ठाकुर है वर्तमान समय में युवा और खेल मंत्री। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ मंत्रियों के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि भारत में रक्षा मंत्री के पद पर कौन बैठा हुआ है, वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री कौन है, तो अगर आपसे पूछे कि रक्षा मंत्री कौन है, तो आप लोग बताएंगे राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री। अगर आपसे पूछे कि हमारे गृह मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, तो गृह मंत्री है हमारे अमित शाह। कौन है? अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं। और नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो ये भी आप लोग बताएंगे कि स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मंडाविया। कौन है? मनसुख मंडाविया हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। और अगर आपसे पूछे कि मनसुख मंडाविया हमारे स्वास्थ्य मंत्री हो गए, अगर आपसे पूछे कि हमारे पूछ ले कि कृषि मंत्री कौन है, कृषि मंत्री कौन है, तो कृषि मंत्री की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर है हमारे कृषि मंत्री। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है हमारे कृषि मंत्री। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे एक बार। देखिए, अगर आपसे पूछे कि भारत में युवा मामले और खेल के लिए वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है, तो अनुराग ठाकुर है। कौन है? अनुराग ठाकुर है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि रक्षा मंत्री हमारे कौन है, तो रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह है। कौन है? राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं। और
अगर आपसे पूछे कि हमारे गृह मंत्री कौन है, अमित शाह हैं। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह हैं। स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री हैं। कौन है? मनसुख मंडाविया। अगर आपसे पूछे कि कृषि मंत्री कौन है तो नरेंद्र सिंह तोमर हमारे कृषि मंत्री। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। इसके बाद अश्विनी वैष्णव की बात ध्यान रखेंगे कि ये हमारे रेल मंत्री हैं। ठीक, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना, ये कल के प्रश्न में हमने बताया तो, लेकिन यहाँ पे इसका डेट लिखते समय थोड़ी सी गलती हो गई थी। मुझे लगा कि 1948 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 1948 की जगह पे हमने 1945 लिख दिया, लेकिन आप लोग ध्यान रखें, सॉरी आप लोग ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ठीक, अगर आपसे पूछेगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ पे? जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ पे पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। और यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? WHO कहते हैं। क्या कहते हैं? WHO। अगर आपसे पूछे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1945 को इसकी स्थापना, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। अगर आपसे पूछ ले कि WHO दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को WHO दिवस मनाते हैं, इसी वजह से 7 अप्रैल को WHO दिवस मनाते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि WHO में कितने सदस्य देश हैं तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? सदस्यों की संख्या 194 सदस्य देश हैं। अगर आपसे पूछे कि WHO के बारे में तो इसके अध्यक्ष पूछ ले कौन है तो डॉक्टर टेड्रोस एडनोम इसके अध्यक्ष है। कौन है? WHO के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एडनोम इसके अध्यक्ष है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी और इसी वजह से WHO दिवस हम लोग 7 अप्रैल को मनाते हैं। अगर आपसे पूछे कि WHO में सदस्य कितने हैं तो इसमें 194 सदस्य देश हैं। कितने? 194 सदस्य देश हैं। अगर आपसे पूछे कि इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एडनोम इसके अध्यक्ष हैं। ठीक, और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा कौन सी है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा जो है वो रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। अगर वहीं पे पूछ ले आपसे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम बताइए, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में पूछ ले सीमा रेखा तो आप लोग क्या बताएंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? डुरंड रेखा। क्या है? डुरंड रेखा है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, भारत एंड चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा है तो ये सीमा रेखा का निर्धारण भारत और चीन के बीच में मैक-मोहन रेखा करती है। कौन रेखा करती है? मैक-मोहन रेखा। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, मैक-मोहन रेखा। अगर आपसे पूछे कि मैगीनाट रेखा किसके बीच में है, मैगीनाट रेखा किसके बीच में है तो मैगीनाट रेखा ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में, किसके बीच में? जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में है मैगीनाट रेखा। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे मैगीनाट रेखा हो गया, अगर आपसे पूछ ले कि हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच में है तो आप लोग बताएंगे हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। किसके बीच में? हिंडनबर्ग रेखा पूछ ले तो ये आप लोग कहां पे बताएंगे? इस जर्मनी और पोलैंड के बीच में। जर्मनी, इन रेखाओं के बीच में, इन रेखाओं के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है तो इस वजह से ये सभी आप लोग ध्यान रखेंगे। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और उसके बाद मेन रहीम रेखा, एक आखिरी आप लोग ध्यान रखेंगे मेन रहीम रेखा किसके बीच में है तो ये है आपका ये रूस और फिनलैंड के बीच में। किसके बीच में? रूस एंड फिनलैंड के बीच में। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, रूस और फिनलैंड के बीच में। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा कौन सी है तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में। किसके बीच में? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में या फिर कहीं कहीं मिलता है कि मतलब कहीं मिलता है कि अफगानिस्तान और भारत के बीच में तो ये डुरंड रेखा है। कौन सी रेखा? डुरंड रेखा। ठीक, और भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। ठीक, मैगीनाट रेखा किसके बीच में है? जर्मनी और फ्रांस के बीच में है मैगीनाट रेखा। और अगर आपसे पूछे कि हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच में है तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। और अगर आपसे पूछे कि मेन-रहीम रेखा किसके बीच में है तो रूस और फिनलैंड के बीच में। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां पे किया था। अगर आपसे पूछे कि कब किया था तो भारत ने पहला अपना परमाणु परीक्षण किया था, ये किया था 1974 में। कब किया था? अगर आपसे पूछे कि कहां पे किया था तो पोखरण राजस्थान में। कहां पे? पोखरण राजस्थान में। पोखरण मूवी भी आई है, आप लोग उसे जरूर देखिएगा। परमाणु परीक्षण से संबंधित है। पोखरण राजस्थान में भारत पहला परमाणु परीक्षण किया था। ठीक,
और अगर आपसे पूछे कि इस पहले परमाणु परीक्षण का नाम क्या था, इस परमाणु परीक्षण का नाम क्या था, भारत ने क्या नाम दिया था, तो इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इस परमाणु परीक्षण का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। अगर आपसे पूछे कि भारत अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था, तो ये किया था 1998 में। अगर आपसे पूछे कहां पे किया था, तो ये भी आपका पोखरण राजस्थान में। कहां पे? पोखरण और राजस्थान में ये परीक्षण हुआ था। अगर आपसे पूछे कि इस परीक्षण का नाम क्या था, तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था शक्ति। क्या था? ऑपरेशन शक्ति इसका नाम था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछे तो। इतनी बातें हो गई। अगर आपसे पूछे कि परमाणु में कैसी अभिक्रिया होती है, अगर आपसे पूछ ले कि परमाणु में जो अभिक्रिया होती है कैसी अभिक्रिया होती है, तो इसमें नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था, तो भारत ने सबसे पहले परमाणु परीक्षण 1974 में किया था। भारत अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है 1974 में किया था। अगर आपसे पूछे कहां पे किया था, तो पोखरण राजस्थान में किया था। और इसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था। और बात कर लेते हैं अभिक्रिया का, मतलब दूसरा परमाणु परीक्षण पूछे तो भारत दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में किया था। उसके बाद पोखरण राजस्थान में किया था दूसरा परमाणु परीक्षण, पोखरण राजस्थान में, और इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। ठीक, और परमाणु में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया परमाणु में होती है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, अलग अलग प्रश्नों में, अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। और विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार है। कौन? पामीर का पठार है। ठीक, और ये पामीर का पठार जो है ये तिब्बत के पठार के अंतर्गत आता है। किस पठार के? तिब्बत के पठार के अंतर्गत आता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। पामीर का पठार तिब्बत के पठार के बीच मतलब आता है अकॉर्डिंग। ठीक, और इसे क्या कहते हैं? पामीर के तिब्बत के पठार को क्या कहते हैं? इसे विश्व की छत बोलते हैं। क्या कहते हैं? विश्व की छत बोलते हैं। इस पठार को विश्व की छत बोलते हैं। इतनी बातें आप लोग इस प्रश्न से याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं कुछ पठारों के बारे में। अगर आपसे पूछे कि मालवा का पठार, यहाँ पे नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने जा रहे हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत में मालवा का पठार कहाँ पे स्थित है, तो मालवा का जो पठार पूछेगा तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका राज्य नहीं पूछा जाता है, ये पूछा जाता है किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे अरावली और विंध्य पर्वत के बीच में है। अरावली एवं विंध्य पर्वत के बीच में है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अरावली और विंध्य पर्वत के बीच में कौन सा है? मालवा का पठार। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे, अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे कौन सा पठार, धारावाड़ का पठार कहाँ पे स्थित है, धारावाड़ का पठार अगर आपसे पूछे, धारावाड़ का पठार कहाँ पे स्थित है, तो ये पठार जो है आपका कहाँ पे स्थित है? ये पठार जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक में ये भारत के कुछ पठार हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आपसे पूछे कि छोटा नागपुर का भी पठार पूछ ले कहां पे स्थित है, तो छोटा नागपुर का जो पठार है वो आपके झारखंड में स्थित है। कहां पे स्थित है? झारखंड में छोटा नागपुर का पठार स्थित है। और कौन सा पठार छूट गया यहाँ पे? अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा पठार बताइए, भारत का सबसे ऊंचा पठार बता दीजिए, तो भारत का सबसे ऊंचा पठार के बारे में पूछेगा तो लद्दाख का पठार है भारत का सबसे ऊंचा पठार। कौन सा? लद्दाख का पठार है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार, जो कि ये जियोग्राफी से प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है और ये तिब्बत के पठार के अंतर्गत आता है। तिब्बत का पठार कहां पे स्थित है? चीन में स्थित है। पहले तिब्बत में था, लेकिन तिब्बत का आधिपत्य किसने कर लिया था? चीन ने कर लिया है। और ये पठार कहां पे स्थित है? ये पठार जो है आपका चीन में स्थित है या फिर तिब्बत में स्थित है। मालवा का पठार की बात करें तो अरावली एवं विंध्य पर्वत के बीच में मालवा का पठार का विस्तार है, अरावली और विंध्य पर्वतों के बीच में। और धारावाड़ पठार की बात करें, ये कर्नाटक में पाए जाते हैं। कहां पे? कर्नाटक में धारावाड़ पठार पाए जाते हैं। छोटा नागपुर का पठार कहां पे पाया जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार झारखंड राज्य में पाया जाता है। भारत का सबसे ऊंचा पठार पूछ ले तो लद्दाख में पाया जाता है। कहां पे? लद्दाख में इसका विस्तार है, भारत का सबसे ऊंचा पठार। अगला प्रश्न कि दामोदर नदी का उद्गम कहां से होता है, तो दामोदर नदी का उद्गम जो है छोटा नागपुर पठार से होता है। कहां पे? छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम होता है। ठीक, किस नदी का? दामोदर नदी का। CNP लिख लेते हैं, छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम होता है। दामोदर नदी के बारे में, दामोदर नदी के बारे में हमने बताया है कि ये किसकी सहायक नदी है। अगर आपसे पूछे कि दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है, तो हुगली की ये सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है?
हुगली की सहायक नदी है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि दामोदर नदी प्रवाहित कहाँ पे होती है? उद्गम तो छोटा नागपुर पठार से, अगर प्रवाहित कहाँ पे होती है तो ये अपने भ्रंश घाटी में बहती है। किस घाटी में? भारत में 3 नदियां मुख्य रूप से भ्रंश घाटी में बहती है, एक दामोदर हो गया, नर्मदा हो गया और ताप्ती हो गया। ठीक, अगर आपसे पूछे कि दामोदर नदी को इसे बंगाल का शोक कहते हैं, क्या कहते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक, और दामोदर नदी पे कुछ बांध बनाए गए हैं, तो इस पे बांध भी पूछा जाएगा अगर कि कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। दुर्गा बैराज बांध, दुर्गा बैराज बांध कहां पे बनाया गया है? दामोदर नदी पे, और दुर्गा बैराज बांध दामोदर नदी पे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि पंचेट बांध कहां पे बनाया गया है, पंचेट बांध कहां पे बनाया गया है, तो ये भी आपके दामोदर नदी पे बनाया गया है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे कि दामोदर नदी का उद्गम कहां से हुआ है? तो छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी का उद्गम हुआ है, छोटा नागपुर पठार से। अगर आपसे पूछे कि छोटा नागपुर पठार की सहायक नदी कौन सी है, तो छोटा नागपुर पठार हुगली की सहायक नदी है। और छोटा नागपुर पठार की बात करें, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? तो हुगली की सहायक नदी है। अगर आपसे पूछे कि दामोदर नदी प्रवाहित कहां पे होती है, तो अपने भ्रंश घाटी में बहती है। इसे बंगाल का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि दामोदर नदी पे कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, तो दुर्गा बैराज बांध दामोदर नदी पे बनाया गया है, उसके अलावा पंचेट बांध दामोदर नदी पे बनाया गया है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किस भारतीय नेता को भारत के लौह पुरुष के नाम से जानता है? तो भारत के लौह पुरुष के नाम से सरदार पटेल को जानते हैं। किसको? सरदार पटेल को जाना जाता है, सरदार पटेल को। और सरदार पटेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। अगर आपसे पूछे कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार पटेल ने किया था। और बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि एकता की मूर्ति, जिसे क्या बोलते हैं? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, किसकी मूर्ति है? तो भी सरदार पटेल की मूर्ति है। इसे क्या बोलेंगे आप लोग? एकता की मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये किसकी मूर्ति है? तो सरदार पटेल की मूर्ति है। अगर आपसे पूछे कि ये एकता की जो मूर्ति है ये स्थित कहां पे है, तो ये जो है आपका नर्मदा जिला, नर्मदा जिला। और नर्मदा जिला कहां पे पाया जाता है? ये नर्मदा जिला कहां पे है? गुजरात में स्थित है। ठीक, ये बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछे कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आप लोग नहीं भूलेंगे कि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जानते हैं? राष्ट्रपिता के नाम से किसे जानते हैं? तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नेताजी। यहाँ पे आप लोग नोट कर लेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, तो सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। एकता की मूर्ति जो बनी हुई है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है, ये स्थित है नर्मदा जिला। और नर्मदा जिला कहाँ पे है? गुजरात में, यहाँ पे स्थित है। अगर आपसे पूछे कि बारदोली सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था, तो बारदोली सत्याग्रह ये गुजरात में ही हुआ था। और यहाँ पे कौन गया था? तो आपको ध्यान रखना है कि इसका नेतृत्व सरदार पटेल ने 1928 में किया था। और बल्कि यहाँ की महिलाएं जो थी, इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी बारदोली की महिलाओं ने। ठीक, अगर आपसे पूछे कि पंजाब केसरी किसे कहते हैं, तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपिता किसे कहते हैं, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं। ठीक, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भारत का जो संवैधानिक प्रमुख होता है, राष्ट्रपति होता है। क्या होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अब राष्ट्रपति के बारे में हमने बात कर चुका है पहले कि अगर आपसे पूछे कि भारत का संविधान का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अगर आपसे पूछे कि वहां पे राष्ट्रपति के बारे में बताएंगे कि राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में, ये सभी आप लोग बताएंगे। राष्ट्रपति की शक्ति बताइए किस अनुच्छेद में है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति के बारे में, तो इसका कार्यकाल किस अनुच्छेद में है। अभी हमने बताया इसी क्लास में कार्यकाल कितने अनुच्छेद में है और ये कितने वर्ष का कार्यकाल होता है। तो ये सभी प्रश्न आप लोग बताएंगे। और इनकी आयु कितनी और योग्यता किस अनुच्छेद में है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति के बारे में योग्यता, ये तो हमने नहीं बताया, आप लोग नोट कर लेंगे। 58 में योग्यता है और 35 वर्ष की उम्र कम से कम पूरी होनी चाहिए और भारत का नागरिक होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति को शपथ किस अनुच्छेद में दिया गया है, शपथ, ये तो हमने बताया, आप लोग इसे बताएंगे शपथ किस अनुच्छेद में दिया गया है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का महाभियोग
राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में है और ये कहां से लिया गया है, राष्ट्रपति के महाभियोग कहां से लिया गया है और सूचना कितने दिन पूर्व दी जाती है, राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने से पहले सूचना कितने दिन पूर्व दी जाती है। तो ये बातें सारी आप लोग बताएंगे यहाँ पे। तो अब अगला प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा जो है इसे खाने का सोडा भी बोलते हैं, इसे खाने का, इसे क्या बोलते हैं, खाने, बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी बोलते हैं और इसे ही क्या बोलते हैं, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा को बोलते हैं। और फिर खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, इसे मीठा सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीठा सोडा भी बोलते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो NH, तो इसका फार्मूला होता है NaH, इसका फार्मूला होता है NaHCO3, इसका फार्मूला होता है बेकिंग सोडा का और इसे क्या बोलते हैं, NaHCO3 को इसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम, सोडियम यहाँ पे दो लगा रहे हैं, NaSCO2, यहाँ पे NaSCO3 इसका फार्मूला होता है, इसे क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। ठीक, इतनी बातें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगर वहीं पे धोवन सोडा, जिसे वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, ये एग्जाम में हजारों दफा पूछा गया है। धोवन सोडा और बेकिंग सोडा से संबंधित प्रश्न हजारों बार पूछा गया है। ठीक, तो ये इसी वजह से आप लोग ध्यान रखेंगे। बेकिंग सोडा, सॉरी धोवन सोडा, और इसे क्या बोलते हैं, धोवन सोडा को ही, धोवन सोडा को ही क्या बोलते हैं, धोने को क्या, वॉशिंग सोडा। तो धोवन सोडा का अगर फार्मूला पूछे तो आप लोग बताएंगे, इसे क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है Na2, इसका फार्मूला क्या होता है, Na2CO3 इसका फार्मूला होता है। ठीक, तो ये दोनों अंतर है, यहाँ पे NH2CO3 होगा और यहाँ पे Na2CO3 होगा। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि लॉफिंग गैस का फार्मूला क्या होता है, लॉफिंग गैस जिसे नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, N2O फार्मूला होता है। यहाँ पे लिख लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है लॉफिंग गैस के बारे में। लॉफिंग गैस के बारे में अगर आपसे पूछे कि लॉफिंग गैस का फार्मूला क्या होता है, तो N2O होता है लॉफिंग गैस का फार्मूला। अगर आपसे पूछे कि यूरिया का फार्मूला क्या होता है, कार्बामाइड होता है, CONH2CO होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो NH2CONH2 होता है। ठीक, यूरिया का फार्मूला। इसका रिवीजन करेंगे, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र या फिर खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र या फिर मीठा सोडा का रासायनिक सूत्र। तो ये होता है NaHCO3 होता है। क्या होता है, NaHCO3, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। उसके अलावा धोवन सोडा के बारे में या फिर वॉशिंग सोडा के बारे में पूछ ले तो क्या होता है, तो इसका होता है, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक, इसका फार्मूला Na2CO3 होता है। क्या होता है, Na2CO3। लॉफिंग गैस का फार्मूला N2O होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्यासा महासागर किस महासागर को कहते हैं। तो प्यासा महासागर जो है ये अटलांटिक महासागर को कहते हैं। किस महासागर को, अटलांटिक महासागर को। और इसे प्यासा महासागर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो विश्व की बड़ी बड़ी नदियां होती हैं वो सभी अपना जल कहाँ पे गिराती हैं, अटलांटिक महासागर में ही गिराती हैं, अटलांटिक महासागर में गिराती हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अटलांटिक महासागर से इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ लेगा कि अगर आपसे पूछे कि अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है, अगर आपसे पूछे कि अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है तो एस आकार की है। अगर आपसे पूछे कि अटलांटिक महासागर के बारे में, इसकी जलधारा क्या है, यहाँ पे सीधे डायरेक्ट लिखेंगे। अगर आपसे पूछे कि रेनेले जलधारा किस महासागर की है तो आप लोग बताएंगे कि रेनेले जलधारा जो है अटलांटिक महासागर की है। अगर आपसे पूछे कि बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पे स्थित है, बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में स्थित है, बरमूडा ट्रायंगल। ठीक, और अगर आपसे पूछे कि सारगैसो समुद्र कहाँ पे स्थित है, सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है, सारगासो सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है, तो ये भी आपके अटलांटिक महासागर में स्थित है सरगासो समुद्र। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे सेंट हेलेना द्वीप कहाँ पे स्थित है, सेंट हेलेना द्वीप कहाँ पे स्थित है, तो वो भी आपके अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु अगर आपसे पूछ ले कि इसका सबसे गहरा बिंदु कौन है,
क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया। प्रशांत महासागर की सबसे गहरी जो बिंदु है, सबसे गहरी खाई जो है वो मेरियाना ट्रेंच है। अगर आपसे पूछे कि प्रशांत महासागर की जो सबसे गहरी बिंदु है उसको क्या बोलते हैं, प्यूर्टो रिको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्यूर्टो रिको बोलते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इसका सबसे गहरा पॉइंट है। ठीक, सबसे गहरा बिंदु है या फिर सबसे गहरा स्थान है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए किस महासागर को प्यासा महासागर बोलते हैं, तो अटलांटिक महासागर को प्यासा महासागर बोलते हैं। अटलांटिक महासागर की आकृति एस के आकार की है। आप लोग मैप में देखेंगे तो इस तरह से यस बनेगा। अगर आपसे पूछे कि रेनीले जलधारा किस महासागर की है, तो अटलांटिक महासागर की है। बरमूडा ट्रायंगल की बात करें तो अटलांटिक महासागर में बरमूडा ट्रायंगल स्थित है। सारगासो समुद्र कहाँ पे स्थित है, ये अटलांटिक महासागर में सेंट हेलेना द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसके अलावा गहरा बिंदु जो अटलांटिक महासागर का है वो प्यूर्टो रिको है। ठीक, सवाना घास अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पे, कल यहाँ से प्रश्न बताए गए हैं, ये प्रश्न कल के क्लास में बताया गया है। आप लोग कल का क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख लीजिए कि सवाना घास अफ्रीका में पाए जाते हैं, जबकि वेल्स घास पूछी, वेल्स तो ये घास कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ये एक अफ्रीका का कंट्री है, तो यहाँ पे वेल्स घास के मैदान पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि पंपाज घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, पंपाज घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये वेनेजुएला में पाए जाते हैं। कहाँ पे, वेनेजुएला में पंपाज घास के मैदान पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे डाउन्स घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, डाउन्स घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान। अगर आपसे पूछे कि प्रेरी घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, प्रेरी घास के मैदान अमेरिका में स्थित होते हैं। कहाँ पे, अमेरिका में। अगर आपसे पूछे कि मंचूरिया घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, मंचूरिया नामक घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके चीन में। ठीक, इतनी घासों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस जगह पे कौन से घास पाए जाते हैं। तो स्टेपी घास के मैदान अगर आपसे पूछे, स्टेपी घास के मैदान पूछे तो ये यूरोप में पाए जाते हैं। कहाँ पे, यूरेशिया में पाए जाते हैं। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। यूरोप और एशिया को सम्मिलित रूप से यूरेशिया कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं। ठीक, यूरोप और एशिया को सम्मिलित रूप से। तो देखिए सवाना घास के मैदान जो है अफ्रीका में पाए जाते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। जबकि वेल्स घास के मैदान पूछ ले तो ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका एक कंट्री है, वहां पे पाए जाते हैं। पंपाज घास के मैदान वेनेजुएला में पाए जाते हैं। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। प्रेरी नामक घास के मैदान अमेरिका में पाए जाते हैं, जो कि मंचूरिया घास के मैदान चीन में पाए जाते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। स्टेपी नामक घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। कहाँ पे, यूरेशिया में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि सुपीरियर झील कहाँ पे स्थित है, तो सुपीरियर झील ये जो है आपका सुपीरियर झील, आप लोग ध्यान रखेंगे, ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये बात आप लोग, इसका एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, सुपीरियर झील। ठीक, सुपीरियर झील। अगर आपसे पूछे कि ये स्थित कहाँ पे है, तो ये अमेरिका और कनाडा के सीमा के बीच में है। अमेरिका एंड कनाडा के बीच स्थित है, कनाडा के बीच में स्थित है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे अमेरिका और कनाडा के बीच में ग्रेट, जिसे एक झील पाए जाते हैं, 5 झील पाए जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, महान झील क्षेत्र बोलते हैं। अमेरिका और कनाडा के बीच में महान झील क्षेत्र पाए जाते हैं। और ये पूछा जाता है कि महान झील क्षेत्र में कितनी झीलें आती हैं, तो और कौन कौन सी, तो 5 झील यहाँ पे आती हैं। महान झील क्षेत्र के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो सुपीरियर झील इसमें आती है, सुपीरियर झील। उसके बाद ह्यूरॉन हो गया, ह्यूरॉन भी इसमें आती है महान झील क्षेत्र में। एंटोरियो हो गया, ये भी झील है, एंटोरियो, सुपीरियर एंटोरियो, सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, एंटोरियो झील और मिशिगन। आप लोग ध्यान रखेंगे, मिशिगन के किनारे ही शिकागो शहर बसा हुआ है, मिशिगन और इरी। इस तरह से 5 झीलें इसमें आती हैं। मिशिगन के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, शिकागो इसके किनारे बसा हुआ है, जहाँ पे विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जहाँ पे भाषण देने गए थे कौन, विवेकानंद गए थे अमेरिका में। ठीक, तो देखिए सुपीरियर झील कहाँ पे स्थित है, तो ये अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। कहाँ पे, ध्यान रखेंगे, अमेरिका और कनाडा के बीच में। ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कैसी सब मीठे पानी की झील। महान झील क्षेत्र कहाँ पे पाए जाते हैं, तो महान झील क्षेत्र जो है अमेरिका और फिर कनाडा के बीच में स्थित है। और यहाँ पे 5 झील इसके अंतर्गत आती है। एक तो आपका हो गया सुपीरियर झील, जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर है। अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो अभी आप लोग क्या बताएंगे, कैस्पियन सागर। उसके बारे में हम लोग कल के क्लास में पढ़े हैं। अगर आपसे पूछे कि ह्यूरॉन झील कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वहीं ग्रेट लेक क्षेत्र में 5 झीलें पाई जाती हैं। सुपीरियर हो गया, एंटोरियो हो गया, ह्यूरॉन हो गया, मिशिगन हो गया
और इरी। अगर मिशिगन झील के किनारे पूछे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो शिकागो शहर इसके किनारे बसा हुआ है। एक पॉइंट अगर आप लोग और याद रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि सू नहर कौन सी झीलों को जोड़ता है, सू नहर कौन सी झीलों को जोड़ता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे सू नहर किन दो झीलों को जोड़ता है। तो अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा, तो जय हिंद, आज के क्लास में इतना ही। अगर आप लोग बाकी के क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देखिएगा, और ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लगातार इसी तरह से हमारे साथ पढ़ेंगे तो आपको जीएस में, पूरे जीके जीएस में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, और आपकी तैयारी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी, ठीक। और अगर आप लोग नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लास को शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ये क्लास आपको कैसा लगा। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पे इसका पीडीएफ पा सकते हैं। और धन्यवाद, आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कुछ नहीं है।